हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं बेटा, वो आपको क्लास 11 फिजिक्स के साथ ही साथ क्लास 11 केमिस्ट्री में भी बहुत ही उपयोग में आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है, तो बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। क्या क्या चीजें इसमें हम बताने वाले हैं, इसके नियम क्या होते हैं, कैसे इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 मापन और मात्रक। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का हमारा सार्थक अंक जिसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए, क्लास आज का हमारा हेडिंग है सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक जानने से पहले एक और अंक है वो समझ जाते हैं कि वो होता क्या है, फिर हम आपको बताएंगे सार्थक अंक के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाएंगे, एक एक चीज आप ध्यान देते जाएंगे, क्या चीज हम बता रहे हैं। सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। ठीक है, संदिग्ध मतलब होता है डाउट। ठीक है, संदिग्ध अंक डाउटफुल फिगर और अनसर्टेन फिगर। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, यहां कोई चीज संदिग्ध है, अनिश्चित है, मतलब उसका मान कभी भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ऐसा अंक कौन सा अंक कहलाएगा, संदिग्ध या अनिश्चित अंक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। सबसे पहले देखेंगे डाउटफुल फिगर और अनसर्टेन फिगर में जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, बोलता है जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। वो जो मापन लिए रहेंगे, उसका माप रहेगा, उसका जो अंतिम अंक है वह अंतिम अंक संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहलाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बोल तो दिए, परिभाषा में इस तरह से हमने बता दिया कि ये होता है भाई, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो अंतिम अंक जो होता है वह अंतिम अंक क्या कहलाता है, अनिश्चित या संदिग्ध अंक। अब बात करेंगे मापन की यथार्थता की। मापन की यथार्थता किस चीज पर निर्भर करती है, तो मापन की जो यथार्थता होती है बेटा, वो निर्भर करती है किसी भी, ठीक है, मापक यंत्र के अल्पत मांग पर। मापन यंत्र की किस पर, अल्पत मांग पर। किसी मापन यंत्र का अल्पत मांग जितना होता है बेटा, उतने ही अंकों तक हम उस राशि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई तो इधर सुनिएगा। देखिए हम आपको बताते हुए चलते हैं क्या होता है एक्चुअल में। इधर सुनिएगा, देखो जैसे बोलते हैं, किसकी एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, मीटर स्केल का। किसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे बेटा, मीटर स्केल का। मीटर स्केल, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा मीटर स्केल। तो देखिएगा बेटा, मीटर स्केल बोलता है, मीटर स्केल, ठीक है। तो मीटर स्केल का अल्पत मांग, मीटर स्केल का क्या बेटा, अल्पत मांग कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगता है मेरे को अल्पत मांग नहीं जानते, उनको मैं बता दूं अल्पत मांग या इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। कोई भी मापन यंत्र के द्वारा जो हम न्यूनतम वैल्यू मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं, वह न्यूनतम मान उसका क्या कहलाता है, अल्पत मांग कहलाता है, अल्पतम धन अंक होता है। ठीक है, जैसे घड़ी है, घड़ी मालूम है आप सभी को, घड़ी हमने हाथ में पहना हुआ है, मोबाइल्स में हमारे घर की दीवारों पर है। वॉच का काम क्या होता है, घड़ी का काम होता है समय का मापन करना। तो समय का मापन किस प्रकार करता है आपको मालूम है वो विधि, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो घर में हमारी घड़ी है बेटा, वो सबसे कम कितना समय माप सकती है, 1 सेकंड का। कितने समय को माप सकती है, 1 सेकंड का। तो वो जो 1 सेकंड होगा वो उस घड़ी का क्या कहलाएगा, अल्पत मांग कहलाएगा। उस घड़ी का क्या कहलाएगा, अल्पत मांग कहलाएगा। वैसे ही सेम मीटर स्केल, क्या चीज, मीटर स्केल। मीटर स्केल आप सभी के कंपास बॉक्स में, स्कूल बैग्स में अवेलेबल है। आप मीटर स्केल निकाल के देखिए। मीटर स्केल में जो मेजरमेंट्स लिखे रहते हैं, वो मेजरमेंट्स किस में लिखे रहते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, वो सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, तो
देखे ना, एक भाग बराबर कितना होता है, जो एक भाग रहता है ना 1 से 2 के बीच का, कोई भी मीटर स्केल में जो एक भाग होता है बेटा 1 से 2 के बीच का, किसका, 1 और 2 के बीच का, ये 1 ले लेते हैं, इधर हम 2 ले लेते हैं, वो कितना सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। और ये 10 बराबर भागों में बटे होते हैं। कितने बराबर भागों में बटे होते हैं, ये बीच 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बराबर भागों में बटे हुए, 10। प्रत्येक भाग जो होता है वो 1 mm होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। ठीक है, तो ये मैंने मीटर स्केल के बारे में आपको बता दिया। तो यहां मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं, मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, मतलब एक भाग का मान। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, या आप इसी को बोल सकते हैं बेटा 1 mm। ठीक है, ओके, अल्पतमांक क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, सबसे कम जितना मापन कर सकते हैं किसी मापन यंत्र की सहायता से, वो उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। अब अल्पतमांक आपको समझ में आ गया हो तो मैं फिर से आता हूं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक में क्या बताया गया, माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक अनिश्चित कहते हैं। तो हम देख रहे थे यथार्थता की सीमा, बताया क्या आपको, यथार्थता की जो सीमा होती है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, अल्पतमांक पर निर्भर करती है बेटा, देखिए कैसे हम इसको देखेंगे, अल्पतमांक पर निर्भर करती है ना ये। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे देखते हैं, अल्पतमांक। ठीक है, जैसे मीटर स्केल की सहायता से हम जो अल्पतमांक है उसके आधार पर हम कितना मेजर कर सकते हैं, 1.4। क्या कर सकते हैं बेटा, 1.4, दशमलव के एक अंक तक 1.5। ठीक है, 1.4 मेजर करेंगे या 1.5। अगर हमको दशमलव के 2 अंकों तक मेजर करने बोला, जैसे मान के चलिए 1.45, तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हमको 1.4 सेंटीमीटर बोला तो मेजर कर लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर बोला तो मेजर कर लेंगे, 1.45 सेंटीमीटर बोला तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अल्पतमांक से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो यथार्थता की सीमा के अंतर्गत हम दशमलव के बाद केवल 1 अंकों तक सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये कहलाता है बेटा उसकी यथार्थता की सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है ये, उसकी यथार्थता की सीमा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक चीज और बोलता है, कभी भी आप जैसे 3 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, बोलता है मीटर स्केल की सहायता से, कितना मेजर कर रहे हो, 3 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, उसको आप लिख सकते हैं 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, ये राइट होगा। हाँ, मगर 3.00 सेंटीमीटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकली या फिर गणितीय भाषा में देखें तो दोनों एक समान है, 3.0 बोलो या 3.00 बोलो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद रखना। ठीक है, मगर अगर हम यथार्थता की सीमा के अंतर्गत देखें तो हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, वो भी गलत कहलाएगा। हमको लिखना कैसा होगा, 3.0, 3.00 भी नहीं लिखेंगे। ओके, इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। अब फिर से, ठीक है, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उसको व्यक्त करना चाहिए। जैसे मीटर स्केल को दशमलव के 1 अंक तक बताया। अगर हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करते हैं हम, वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर, अगर कैलिपर्स से आप मेजरमेंट लेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो वहां हम दशमलव के 2 स्थानों तक ही मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक ही मेजरमेंट लेंगे। और अगर हम स्क्रू गेज की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं बेटा, स्क्रू गेज की बात करते हैं, तो वहां हम उसका अल्पतमांक चूंकि 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो वहां हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भी क्या होता है, बोलता है मापन यंत्र की यथार्थता, माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उस माप के अंतिम अंक को हम संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। तो बात वही, मैं वापस आ जाता हूं बेटा, ये तो मैंने अल्पतमांक में आपको बता दिया। जैसे स्क्रू गेज की सहायता से हम कुछ मापन कर रहे हैं, ठीक है, या मीटर स्केल की सहायता से मापन कर रहे हैं, वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आया हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें
1.5 सेंटीमीटर में ये जो 1 है बेटा वो क्या कहलाता है, निश्चित अंक, ठीक है। और ये जो 5 है वो कहलाएगा बेटा अनिश्चित अंक। क्या कहलाएगा वो, अनिश्चित अंक। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है बेटा कि ये जो 1.5 है वो 1.49 क्या हो सकता था, बोलता है 1.49 हो सकता था, या फिर ये 1.51 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1.51, मतलब 1.5 से थोड़ा सा कम या 1.5 से क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम 5 को देखो, 5 बदल रहा है, 4 9 में अगर हम 0.1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 0.01 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। तो इसीलिए ये 5 की वैल्यू चेंज होने के कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित अंक कहते हैं। तो याद रखना, जब भी हम मापन करेंगे बेटा तो जो अंतिम अंक होगा वो हमेशा डाउटफुल फिगर कहलाता है या अनिश्चित अंक कहलाता है। ओके, और ये अल्पतमांक पर निर्भर करेगी। जितना अल्पतमांक रहेगा उतने ही अंकों तक हमको क्या करना है, यथार्थता की सीमा के अंतर्गत मापन करना है। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मीटर स्केल रहेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक, वर्नियर कैलिपर्स रहेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक, और अगर स्क्रू गेज है तो दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमको मेजरमेंट लेना है। और हमेशा अंतिम अंक क्या होता है, अनिश्चित या संदिग्ध अंक कहलाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहां जो हमारा आज का टॉपिक है, ध्यान से, आराम से, अच्छे से समझते चलिए सारी चीजों को। क्या बता रहे हैं, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भौतिक राशि को बोलता है यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को। कोई भी जो भौतिक राशि रहती है उसको यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, बोलता है बेटा सार्थक अंक कहते हैं। कौन सा अंक कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। और ये जो सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बोलता है किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक होती है वो माप उतना ही अधिक क्या होता है, बोलता है यथार्थ होता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। बोलता है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनते जाएंगे ना क्या बता रहे हैं आपको। बोलता है बेटा, जैसे देखिए, बोलता है अगर एक वस्तु है और वस्तु की लंबाई कितनी है, बोलता है 3.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां, ठीक है, क्या बता रहे थे आपको, यहां ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा निश्चित अंक, वो निश्चित अंक। और ये जो 8 है बेटा वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित अंक। और यहां देखो 1 2, कुल अगर बात करें, हम किसकी बात करें, सार्थक अंक की, तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे सार्थक अंक, ठीक है। अब एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। अब एक द्रव्यमान लेके चलते हैं, ठीक है। क्या लेके चलते हैं बेटा, हम कोई भी एक वस्तु है उसका हम द्रव्यमान लेके चलते हैं। देखो क्या होता है बेटा, द्रव्यमान लेके चलने से हम एक वस्तु ले लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए एक वस्तु मान लेते हैं बेटा, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो है 318.2 ग्राम। कितना है मान के चलते हैं, 318.2 ग्राम। तो यहां ये जो 318 है वो 318 कौन से अंक कहलाएंगे, ये 318 जो है बेटा वो निश्चित अंक कहलाएंगे। और ये जो 2 है अंतिम अंक, वो कौन सा अंक कहलाएगा, वो अनिश्चित अंक कहलाएगा। कौन सा अंक कहलाएगा, वो एक अनिश्चित अंक कहलाएगा। कैसा अंक कहलाएगा, वो अनिश्चित अंक कहलाएगा। और यहां सार्थक अंकों की संख्या की बात की जाए तो कुल सार्थक अंक 1 2 3 और कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं सार्थक अंक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे जिनकी सहायता से हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी सहायता से हम सार्थक अंकों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखो
कुछ मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं पहले से। क्या है, सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए बोलता है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पर हमको ज्यादा फोकस करनी है, ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे बेटा, चलिए। एक मिनट रुकिएगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो क्या क्या हमने बातें लिखी हुई है, ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, देखो सबसे पहला बात बोलता है बेटा, किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेटा, दशमलव का स्थान क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। कोई भी संख्या वो बोलता है, अगर दशमलव का स्थान आपने परिवर्तित कर दिया तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4, 1.234। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। अगर हम दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 123.4, यहां भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी, अगर हम कोई संख्या दशमलव का स्थान को बदल दिए तो संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। देखिए समझ में आ रहा होगा, 1.234 और ये 123.4, जमीन आसमान का फर्क आ गया, मगर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट्स की ओर। हमारा जो सेकंड पॉइंट है बेटा, देखो क्या लिखता है, दो अशून्य संख्याओं, अशून्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो शून्य नहीं है, कौन सी संख्याएं कहलाती है, अशून्य संख्याएं कहलाती है। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखता है कि दो अशून्य संख्याओं जैसे 1 2 3 आदि के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब ये हुआ, अगर किसी भी संख्या में उसके शुरुआत का अंक अशून्य संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और आखिरी का अंक वो भी अशून्य संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में अगर बहुत सारे जीरो हैं तो जीरो को हम सार्थक अंक की गिनती में शामिल करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 1200.05 हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब पहली संख्या 1, पहली संख्या क्या है, यहां पहली संख्या 1 है। एक कैसी संख्या होती है, एक अशून्य संख्या होती है। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या क्या हो गई बेटा, 5, मतलब दोनों के दोनों अशून्य संख्या। बीच में 3 शून्य आ रहे हैं, 1200 दशमलव लिखा हूं ना, यहां मैंने बीच में डॉट लगा दिया है। 1200 दशमलव क्या हो गया, 1200 दशमलव हो गया हमारे पास में 0.5। एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूं, ये 1200.05। बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो तीनों जीरो को हम सार्थक अंक की गिनती मिलेंगे। कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, यहां कुल सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, ये, या अगर हम बोले 300.46, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 जीरो जो है सार्थक अंकों की संख्या में गिनती में लिया जाएगा। सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड में, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। प्रथम अशून्य संख्या बोलता है, प्रथम अशून्य संख्या मतलब एक एग्जांपल फिर लेता हूं मैं, 0.007। 0.007 अशून्य संख्या कौन सी है, 7। अशून्य संख्या कौन सी है, 7 है। देखिए एक बार, 0.007 प्रथम अशून्य संख्या कौन है, 7 है। प्रथम अशून्य संख्या कौन है, 7 है। 7 के पहले देखिए 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये 3 जीरो को हम सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेंगे। इस प्रकार से यहां सार्थक अंकों की संख्या, किसकी संख्या, सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक बराबर कितना हो जाएगा, 1। केवल वो जो 7 है वही सार्थक अंक में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके पहले वाला पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, 2 शून्य संख्या।
बोलता है वो वाला मैं इसी में समझा देता हूं फिर से एक बार। अगर यहां सामने 7 रहता, मान के चलिए यहां सामने अगर बेटा 7 रहता, तो प्रथम संख्या अशून्य, अंतिम संख्या अशून्य, बीच के शून्य जो है वो काउंटेबल हो जाते, वो गिनती में आ जाते, 3 जीरो है, तो इस तरह से कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती? 5। कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाती? 5 हो जाती। बात समझ में आ रही है ना? पहले भी अशून्य संख्या, अंतिम में भी अशून्य संख्या, तो बीच के शून्यों को हम गिनती में शामिल करेंगे। ओके, अब अगर पहला कोई अशून्य संख्या नहीं है, अशून्य संख्या क्या हुई? केवल 7 हुई, तो बाईं ओर में जितने शून्य आएंगे उनको सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, बोलता है वो सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त हुई है, अगर बोलता है किंतु दशमलव रहित संख्या कैसे प्राप्त हुई है, बोलता है बेटा माप से प्राप्त हुई है। जो दशमलव रहित संख्या होती है वो कैसे प्राप्त हुई है, बोलता है सॉरी अभी थर्ड पॉइंट, एक मिनट ना, गलती हो गई, थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, बोलता है किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य जैसे 6.320, यहां 6.320, यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, मतलब यह है कि अशून्य संख्या के बाईं ओर जो जीरो आएंगे, अशून्य संख्या रहेगा उसके बाईं ओर जो जीरो आएंगे, ठीक है, उन बाईं ओर आने वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, उनको गिनती में नहीं लेंगे। हाँ, मगर जो दाईं ओर जीरो आएगा उसको हम काउंट में लेंगे। यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। तो थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, बाईं ओर के जीरो को काउंट में नहीं लेना है, दाईं ओर के शून्य को काउंट में लेना है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगले पॉइंट्स की ओर हमारे आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट चौथा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? चौथा। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। दशमलव रहित संख्या 13,200। अब ठीक है, इसके पहले वाले पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, वहां दशमलव लगा हुआ था, यहां दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो यहां ये जो जीरो है वो सार्थक अंकों की संख्या की गिनती में नहीं लिए जाएंगे। यहां अगर हम क्या देखें बेटा, अगर हम यहां बात करते हैं किसकी? सार्थक अंक की, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर बात? इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो देखे हमने बेटा, वहां थी 1.320। अगर यही ऐसा है 1.3200 है, तो सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, मगर दशमलव रहित संख्या रहेगी तो कौन सी ओर बोलता है? दाईं ओर अंत में आने वाले शून्यों को हम काउंट नहीं करेंगे, या दशमलव रहित संख्या में जो जीरो आएंगे अंतिम में उनको काउंट नहीं किया जा सकता। यहां सार्थक अंकों में ये दोनों को नहीं लेंगे। हाँ, मगर यही एक और पॉइंट बोलता है, बट किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त हुई है, बोलता है किससे? किसी मेजरमेंट से प्राप्त हुई है, तो दाईं ओर अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। अगर ये 13,200 था बेटा, 13,200, इसमें देखो एक बार फिर से 13,200, सार्थक अंकों की संख्या 3। अगर ये माप से प्राप्त हुई है, मतलब 13,200 अगर मैं लिखता हूं मीटर, मतलब किसी ने किसी मेजरमेंट से प्राप्त हुई है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 5। सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई? 5। अगर हम लिखते हैं 400, तो सार्थक अंकों की संख्या, अब देखो दशमलव रहित संख्या है, इसमें दशमलव नहीं आया, तो बताया भी अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्यों को काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट नहीं होगा। सार्थक अंकों की संख्या केवल कितनी होगी बेटा? 1। हाँ, मगर यही क्या होती है? माप से प्राप्त होती है। 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, तो काउंटेबल होता है। कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट नंबर 4 समझिएगा। ओके, बात क्लियर है? फिर से एक बार सुन लीजिए। पॉइंट 4 में हमने बताया कि 13,200 दशमलव रहित संख्या में दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक की गिनती में नहीं लिए जाते। हाँ, बोलता है मगर परंतु अगर वो संख्या हमको माप से प्राप्त हुई है, तो दाईं और अंत में आने वाले जो शून्यों की संख्या है उसको हम क्या करेंगे? सार्थक अंक में सम्मिलित करेंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा हम 5वें पॉइंट्स की ओर।
यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। ऐसी संख्या जिसको 10 के घात के रूप में व्यक्त करते हैं वहां 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते बोलता है। जैसे हमारे पास में 3.21 गुना 10 का घात 21 एक संख्या है। 3.21 गुना 10 का घात 21, तो यहां 10 और जो घात है उसको हम सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेंगे। यहां सार्थक अंक जो है बेटा कितने होंगे, सार्थक अंक 3 होंगे, 1, 2 और 3। तो याद रखना ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 बहुत ही सरल है, जब भी कोई ऐसी संख्या आएगी जो कैसे हो, 10 और उसकी घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां आगे देखते हैं बेटा। देखो क्या देखेंगे नेक्स्ट, छठवां, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मात्रक बदल जाए बोलता है तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे 0.0432 मीटर, ये हमारे पास एक संख्या है बेटा। 0.0432 मीटर, ये हमारे पास में एक संख्या है। अब मात्रक बदल देते हैं। मात्रक बदल देते हैं मतलब मीटर को क्या कर देंगे जी, सेंटीमीटर बना देते हैं। सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुना करेंगे, दशमलव जो यहां लगी हुई है, देखो ये दशमलव लगी हुई है बेटा, वो 2 अंक किधर दाईं ओर खिसक जाएगा। दशमलव 4 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 3.2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये 4.32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पहले में सार्थक अंकों की संख्या देख लीजिए। मैंने बताया था अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं करते। तो 4 के पहले 2 जीरो है मगर काउंटेबल नहीं है, उसको हम गिनती में नहीं लेंगे, सार्थक अंक गिनती में नहीं लेंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या 1, 2 और 3, सार्थक अंकों की संख्या 3। 4.32 सेंटीमीटर, सार्थक अंकों की संख्या 1, 2 और 3, सार्थक अंकों की संख्या 3 सेंटीमीटर में भी। अब इसको मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 43.2 मिलीमीटर। यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 3। तो ये लास्ट हमारा पॉइंट था बेटा। क्या बोला गया लास्ट पॉइंट, कि मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर बना दिया, 0.0432 मीटर था, मीटर को क्या बना दिया बेटा, सेंटीमीटर बना दिया। सेंटीमीटर को क्या बना दिया, मिलीमीटर बना दिया। देख लीजिए 0.0432 मीटर, सेंटीमीटर में लिखे 4.32, मिलीमीटर में लिखे 43.2 mm। सार्थक अंकों की संख्या हर बार कितनी रही, 3 रही। तो इस तरीके से आप ये जो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और ये नोट कीजिएगा अपने कॉपी में और सारे एग्जांपल्स देखिएगा क्या क्या आते हैं, किस तरह से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके फिजिक्स में भी यूज होते हैं, आपकी केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो आपको पढ़ना तो है ही, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, अच्छे से ध्यानपूर्वक आप सार्थक अंकों को करना। तो सार्थक अंकों को ज्ञात करने के जितने नियम है मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला बेटा, संख्याओं का निकटन, राउंडिंग ऑफ फिगर्स बोलते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है। अक्सर देखे होंगे आप सभी ने, जब हम कहीं मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो जब हम कोई खरीदारी किए रहते हैं, हमको दुकान वाले को पैसा देने रहता है, हमारा बिल जो है किसी एक निश्चित फिगर, ठीक है, एक निश्चित संख्या के आसपास होता है, तो हम दुकान को बोलते हैं या दुकान वाला बोलता है भैया दे दो राउंड ऑफ में जितना हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं कि अगर आप दुकान में जाते हैं और 2000 मान के चलो 2010 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, तो दुकान वाला आपको 10 रुपए को क्या कर देता है, राउंड ऑफ में लेके बोलता है भैया 2000 दे दो। तो ये राउंड ऑफ रहता है, संख्याओं का निकटन करना, उनको छोटा करना, ठीक है। तो हम देखते हैं संख्याओं का निकटन, राउंडिंग ऑफ नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनके नियम होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा बेटा, सबसे पहला नंबर बोलता है राउंडिंग ऑफ,
अगर हम कोई संख्या को राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर रहे हैं और छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है, बोलता है जो छोड़ रहे हैं वो अंक 5 से अधिक है तो पूर्व के अंक को 1 से क्या कर देंगे, बोलता है बढ़ा देंगे। ठीक है, अंक 5 से अधिक है तो पूर्व के अंक को किससे 1 से बढ़ा दिया जाता है, बोलता है। और 5 से कम है तो पूर्व के अंक को क्या करेंगे, बोलता है बेटा अपरिवर्तित रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं बेटा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बोलता है संख्या, हमारे पास में हम एक यहां संख्या लेते हैं बेटा, क्या संख्या लेते हैं, संख्या लेते हैं 3.756। एक संख्या क्या लेते हैं 3.756 लेते हैं। अब यहां सार्थक अंकों की संख्या, इसमें 3756 में सार्थक अंकों की जो संख्या बेटा, यहां देखिएगा, यहां किसकी संख्या बता रहा हूं मैं आपको, सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हो गए, यहां 4 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बेटा, 4 है। अब हमको इसको 3 सार्थक अंक वाले में चेंज करना है, जो 4 अंक है उससे 3 वाले में। तो देखो 3 में चेंज करना है तो छोड़े जाने वाला अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, 6। किसको छोड़ेंगे हम, 6 को। किसको छोड़ देंगे बेटा, अंतिम अंक को छोड़ते हैं ना, जो अनिश्चित अंक होता है, संदिग्ध अंक होता है, उसको छोड़ते हैं। तो अंतिम अंक क्या है, 6। और 6 जो है वो कैसा है, वो 5 से कैसा है, अधिक है। 5 से कैसा है, अधिक है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है, छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 5 से अधिक है, तो पूर्व के अंक में, पूर्व का अंक कौन सा हुआ, 5। पूर्व का अंक कौन सा हुआ बेटा, 5। 6 के पहले का अंक क्या हुआ, 5। 5 में हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 में एक क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो जो हमारे पास में कौन सी संख्या, जो नई संख्या बनेगी 3 सार्थक अंकों वाली, जो नई संख्या बनेगी वो इस तरह से दिखाई देगी, 3.76। 3.76 ये हमारे पास नई संख्या बन जाएगी। ओके, ये न्यू संख्या बन जाएगी। और अगर संख्या मान के चलो, यही संख्या को मैं थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं बेटा, ये 3.754 होती तो छोड़ा जाने वाला अंक, अब देखो छोड़ा जाने वाला अंक क्या है हमारे पास में, 4 है। 4 कैसा है, 5 से कैसा है, ये 4 जो है वो क्या है बेटा, 5 से कैसा है, ये 5 से कैसा है, कम है। 5 से कम है तो पूर्व के अंक को बोलता है, पूर्व का अंक ये 5 पहले का अंक, ये पूर्व अंक जो है वो कैसे रहेगा, बोलता है वो अपरिवर्तित होता है। बोलता है कैसा रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो हमारी नई संख्या बनेगी, वो नई संख्या वो 3.75 ही होगी। क्लियर, फिर से देखिएगा, हमने एक संख्या लिया था, क्या संख्या लिया था बेटा, हमने जो संख्या लिया था वो क्या था, 3.756 दिखाई दे रहा है, 3.756। छोड़ा जाने वाला अंक 6, अंतिम अंक 6। 5 से क्या है, अधिक। पहले का जो अंक था, ठीक है, जो पहले का अंक था बेटा, उसमें हमने क्या कर दिया, हमने वहां पहले का जो हमारे पास में अंक था, हमने उस पहले के अंक में, ठीक है, हमने जो पहले का अंक था बेटा उसमें हमने 1 प्लस कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, जो पहले का अंक था उसमें 1 प्लस कर दिया तो नई संख्या 3.76 बन गई। ठीक है, और वही छोड़े जाने वाला अंक जब 5 से कम हुआ तो हमने कोई परिवर्तित नहीं किया, 3.75 रही। तो ये याद रखना, फर्स्ट पॉइंट। क्लियर, 5 से अधिक है तो पूर्व अंक में 1 जोड़ देंगे, 5 से कम है तो पूर्व के अंक में कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अधिक सार्थक अंक वाली संख्या को कम सार्थक अंक वाली संख्या में क्या कर सकते हैं बेटा, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां हम एक और नियम देखते हैं। कौन सा नियम है, सेकंड नंबर। अभी तो देखें कि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है या 5 से कम है, मगर सेकंड में बोलता है यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, बोलता है जो छोड़ा जाने वाला अंक है बेटा वो क्या है, बोलता है अंक 5 है और उसके पूर्व का अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। और किंतु यदि पूर्व का अंक विषम है, पूर्व का अंक कैसा है बेटा, विषम है, तो उसे 1 से क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसे 1 से क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। पूर्व का अंक अगर विषम रहेगा तो उसे हम 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बोलते हैं। बात समझ में आई होगी आपको, फिर से सुनिएगा। छोड़ा जाने वाला अंक बोलता है, जैसे एक एग्जाम्पल फिर से अपन देखते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं बेटा। हमारे पास में एक संख्या है 2.65, 2.65। हम 5 को छोड़ रहे हैं।
ठीक है, कौन सी संख्या को छोड़ रहे हैं? अंतिम अंक 5 को। पूर्वक अंक देखना, पूर्वक अंक 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? सम। अभी बताएं, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, उसके पूर्वक अंक सम है, तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। मतलब जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी बेटा? 2.6। 6 में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, मगर अगर यही संख्या 2.35 होती, 2 क्या होती बेटा? 3-5 होती, और यहां भी छोड़ा जाने वाला अंक क्या है? 5 है, मगर ये जो 3 है वो कैसा है? विषम है। वो कैसा है बेटा? विषम है। तो हम इस विषम संख्या में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। विषम संख्या में एक जोड़ देंगे। नई संख्या जो बनेगी वो 2 क्या बनेगी? 4 बनेगी। नई संख्या जो हमारी बनेगी 2 क्या बनेगी? 4 बनेगी। तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि छोड़ा जाने वाला अंक क्या है बोलता है बेटा? 5 है, तो पहले का अंक देखना। पहले का अंक पहले का अंक कैसा होगा? सम संख्या होगा। 2, 4, 6, 8। तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर पहले का अंक विषम है तो पहले के अंक में 1 बढ़ा देंगे। कौन से कंडीशन में? जब छोड़ा जाने वाला अंक 5 है। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें मिली। ठीक है, कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीजें मिली? चलिए मैं एक बार आपको फिर से ये रिपीट कराता हूं बेटा, क्या क्या हमको यहां महत्वपूर्ण चीजें दिखाई दी। ठीक है, फिर से सुनिएगा। अगर ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा छोड़ा जाने वाले अंक की। तो देखिएगा यहां छोड़ा जाने वाला अंक, छोड़ा जाने वाला अंक सबसे पहले 5 से क्या है? अधिक। कैसा है बेटा? 5 से अधिक। तो पूर्व अंक में एक क्या करना है? जोड़ देना है। अगर 5 से कम है तो कैसे रखते हैं? अपरिवर्तित, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्व अंक में। ठीक है, छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो पूर्व अंक धन 1 कर देते हैं। 5 से कम है तो पूर्व अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, सभी में पूर्व अंक आएगा। और अगर एग्जैक्ट 5 है, क्या चीज है बेटा? 5 है, तो अब आपको क्या देखना है? आप पूर्व अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? पूर्व अंक अगर सम है, पूर्व अंक क्या है? सम है, तो क्या रखेंगे आप? अपरिवर्तित रखेंगे। और अगर पूर्व अंक कैसा है? विषम है, तो फिर से +1 जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए लास्ट टॉपिक इस आज की क्लास का हम देखने वाले हैं गणना में सार्थक अंक। क्या देखने वाले हैं बेटा? गणना में सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। यहां हम देखेंगे कैसे हम सार्थक अंकों में जोड़ना, घटाना या गुना भाग करते हैं। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, जोड़ना और घटाना। संख्याओं को जोड़ने या घटाने में बोलता है। ठीक है, संख्याओं को जोड़ने या घटाने में प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव बिंदु के बाद उतने ही जो रिजल्टेंट आएगा। बहुत सारी संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, तो जोड़ने या घटाने के बाद जो परिणाम मिलता है बोलता है बेटा, किसमें बोलता है? जो हमको परिणाम मिलता है। ठीक है, जोड़ने या घटाने के बाद जो हमको परिणाम मिलता है, तो अंतिम परिणाम में दशमलव बिंदु के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए बोलता है जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद कम से कम क्या होते हैं बोलता है? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा 415। देखिए कुछ संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। कौन कौन सी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है हम ध्यान से देखते जाते हैं। देखो 415.25। ठीक है, 415.25, 4211.395। ठीक है, 9.38 और एक है बेटा 8.5। इतनी संख्याओं को जोड़ा गया बोलता है। तो चलिए जोड़ना आपको आता है बेटा। यहां सबसे पहले कितना आ जाएगा? 5। 8 और 9 17, 17 और 5 22 का 2 हासिल है 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 1 5 1 6, 6 1 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24 हासिल है 2, 2 2 4, 4 2 6, ये
4। कितने अंक, ठीक है, यहां देखिए दशमलव के बाद कितने सार्थक अंकों की संख्या। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा बेटा कितने कम अंक हैं, कौन सी संख्या में सार्थक अंक दशमलव के बाद सबसे कम है। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन से में। ये 8.5 में दशमलव के बाद कितना अंक है, केवल 1 अंक है। कितना अंक है बेटा, केवल 1 अंक है। तो यही चीज बोलता है जो हमारा परिणाम है, बोलता है बेटा परिणाम है, जो हमारा आंसर है उसमें भी दशमलव के बाद कम से कम कितने बोलता है, 1 ही सार्थक अंक रहना चाहिए। तो ये जो देखिए हमारा आंसर आया, कितना आया, 4644.525। हम इसको कैसे लिखेंगे, सार्थक अंक में। तो दशमलव के बाद सबसे कम 1 अंक है, तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम, 4644.5। ठीक है। अब देखो किसको छोड़ दिए बेटा, ये 2 और 5 को छोड़ दिए। छोड़े जाने वाला अंक कौन सा था हमारे पास, 2 कैसा है, 5 से कम है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया। 4644 क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। ओके, ऐसे ही आप सेम कहां करेंगे, घटाने में। देख लेना कौन सी संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक है, उसके आधार पर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब गुणा और भाग। गुणा और भाग में 2 अलग अलग पॉइंट्स बना है। किसी राशि को किसी नियतांक से गुणा करने पर या भाग देने पर प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितनी की दी गई, कहां बोलता है, राशि में। कोई भी एक नियत राशि ले लेना, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू मालूम है 3.14 गुना, ठीक है, 3.14 हम गुना कर देते हैं बेटा 15 को गुना कर देते हैं। किसको गुना कर देते हैं, 15 को। 15 चौक 60, हासिल आया 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, हासिल आया 2, 15 तिया 45, 45 और 2 47। 2 अंक के बाद क्या लगेगा बेटा, 0, सॉरी 2 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव। 47.10, कितना है हमारे पास, 47.10 ये आ रहा है। यहां सार्थक अंकों की संख्या क्या दिखाई दे रही है, 4। सार्थक अंकों की संख्या क्या दिखाई दे रही है, 4। ये हमारा क्या है बेटा, इसका परिणाम। मगर जो नियत राशि हमारे पास में, कौन सी राशि है, नियत राशि है। देखो नियत राशि क्या थी यहां हमारे पास में, 3.14। 3.14 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो उत्तर में या हमारे परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अंतिम अंक आप छोड़ देंगे बेटा 47.1, ये हमारा आ जाएगा किसमें, सार्थक अंक में। ये कंडीशंस अप्लाई है, कंडीशन को आप अच्छे से सुनिएगा। किसी राशि को किसी नियतांक से बोलते हैं, किसी नियत राशि से गुना करने पर या भाग देने पर प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की दी गई राशि में होते हैं। कोई भी जो दी गई राशि रहती है बेटा उतने ही होंगे बोलता है। ठीक है, ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, संख्याओं से गुना या भाग से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितनी की दी गई किसी संख्या में सबसे कम। अब नॉर्मल बात कर रहे हैं जनरल कंडीशन की, कि कोई भी संख्या का जब हम गुना या क्या करते हैं बोलता है बेटा, भाग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अंतिम क्या आएगा बोलता है, परिणाम आएगा। जो हमारा क्या आएगा बोलता है बेटा, अंतिम परिणाम आएगा में उतने ही सार्थक अंक होंगे बोलता है जितनी की दी गई राशि में क्या होता है बोलता है, सबसे कम है। जो दी गई राशि में क्या है बोलता है, सबसे कम है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां एक एग्जांपल से फिर से समझा देता हूं। यहां हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, 1.05 1.05 गुना है 1.05 गुना हो रहा है 0.05 0.0 इन दोनों संख्याओं को हम गुना कर देते हैं। देखो क्या आएगा, गुना करने से हमारे पास इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है बेटा, हमारे पास में आंसर आता है 0.0535। अब तो इन दोनों संख्या में देखो सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, इसमें 1 2 3 सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं,
इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। यहां सार्थक अंक कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया बेटा, जो हमारा कैसे आया है परिणाम, परिणाम में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो ये जो रिजल्ट आया उसमें हम 2 सार्थक अंक वाला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? 2 सार्थक अंक वाला। तो 2 सार्थक अंक करने के लिए हमको अंतिम के दोनों अक्षरों को छोड़ना पड़ेगा और हमारा जो आंसर है वो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 053 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा हमारा आंसर? 0.053 हो जाएगा। 053 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 सार्थक अंक आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्लास हुई बेटा हमारी सार्थक अंक की। आप अच्छे से ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, एक बार फिर से वीडियो देखना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, कॉपी में नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ चीजें और बताइए, कुछ और सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।